इंडियन भारत माता की। इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपक चौरसिया। आज यूपी की सियासत में सबसे बड़ा दिन है। आज आप बदलती सियासत की तस्वीरों के गवाह बनेंगे। आप इसे मोदी का सियासी खौफ कह लें या कुछ और, दो पुराने सियासी दुश्मन आज फिर दोस्त बनने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे मायावती और अखिलेश एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2019 आम चुनाव के लिए अपने गठबंधन का औपचारिक तौर पर ऐलान करने जा रहे हैं। खबर है कि 37 सीटों पर दोनों दलों की आपसी सहमति बन गई है। बाकी की 6 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि बुआ भतीजा का यह साथ क्या वाकई 2019 का नतीजा बदल पाएगा। सवाल ये कि कांशीराम और मुलायम की जोड़ी ने तो राम लहर को 1993 में रोक दिया था, लेकिन अब क्या अखिलेश मायावती मोदी लहर को रोक पाएंगे। सवाल ये भी है कि ये दोस्ती कितनी टिकाऊ रहेगी, क्योंकि 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद जैसे दोनों दल अलग अलग हुए थे, दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। सवाल ये भी है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी बुआ भतीजे की इस रणनीति का कैसे जवाब देगी। इन्हीं सवालों के साथ हम आज की सबसे बड़ी खबर एसपी बीएसपी साथ पर लगातार बने रहेंगे। तो 12 बजे अखिलेश और मायावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित हो जाएगा। दो तरह की खबरें आ रही हैं। पहला ये कि सीटों के बारे में घोषणा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होगी। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक लखनऊ के होटल ताज से आ रही है, जहां पर प्रेस वार्ता के लिए पूरा मंच सज चुका है। 2 कुर्सियां रखी गई हैं मंच पर, एक पर अखिलेश बैठेंगे, एक पर मायावती बैठेंगी। पार्टी के नेताओं को बैठने की जगह मंच पर नहीं दी गई है, सिर्फ अखिलेश और मायावती मंच पर मौजूद रहेंगे। और सामने की तरफ पहली रो की कुछ कुर्सियां खाली रखी गई हैं, जिसमें राजेंद्र चौधरी, सतीश चंद्र मिश्रा। आप देख सकते हैं कि लखनऊ में किस तरह से पोस्टर वॉर जारी है। ये पोस्टर वॉर कल से शुरू हुई है। कल जब ये तय हुआ कि 12 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद बुआ भतीजे के पोस्टर पूरे लखनऊ के चप्पे चप्पे में दिखाई देने लगे और उसमें ये भी लिखा था कि सत्य डर सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी लीडर विनीत गोयनका जी हैं। हमारे साथ दीपक झा हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अनुज गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सेफोलॉजिस्ट भी कहूं तो गलत नहीं होगा। और नईम अब्बास साहब हैं, जो कि बीएसपी के लीडर हैं। विनीत जी, आपके लिए फिक्र करने वाली बात? ये बिल्कुल नहीं। क्यों? बीएसपी और एसपी, अगर आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूं क्यों? हाँ, इसलिए क्योंकि उनका दोनों का डीएनए जो है वो अलग है। डीएनए से क्या होता साहब? दो नेता साथ में मिले होंगे, दो नेता साथ में मिले, कार्यकर्ता साथ में नहीं है। लड़ाई ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप गए, आपने अगर पूर्वांचल में देखा हो तो कल वहां पे क्लैशेस हुए। बीएसपी और एसपी कार्यकर्ताओं के अंदर आपस में समझ नहीं है। एक ही वोट है, दोनों को एक ही कर रहे हैं। एक फल दो बीमार। दोनों का अलग अलग वोट है भाई। उनका दलित वोट है, इनका ओबीसी वोट है। दोनों मिलकर माइनॉरिटी को कैप्चर कर लेंगे। लगभग 18 से 19% माइनॉरिटी का वोट है। क्यों अनु जी? नहीं, मुलायम सिंह जी का एक समाजवादी पार्टी का एक दायरा रहा, एक उनका डीएनए रहा है। उन्होंने पहले चंद्रशेखर जी को धोखा दिया। डीएनए बताया, इससे पहले बीजेपी का डीएनए बता दीजिए। बीजेपी का डीएनए तो बड़ा सिंपल है, सबका साथ सबका विकास, सब साथ में है। और उनका डेवलपमेंट हुआ है। और उनका क्या? मुलायम सिंह जी का देखिए ना, चंद्रशेखर जी को धोखा देते हैं। मुलायम सिंह पुराने जमाने की बात हो गई जनाब। अब तो बेटा जो है वोट मांगेगा पिता के नाम पे, पिता का डीएनए समझना चाहिए। अब तो अखिलेश का जमाना है। अखिलेश जी अगर पैतरेबाजी पहलवान मुलायम सिंह जी से सीखते हैं तो उनके साथ में उनकी जो गलतियां वो भी साथ में लेके आएंगे। आपको पता नहीं, अखिलेश यादव जी मुलायम को सिखा चुके हैं। अब तो सिखा चुके हैं वो। इसीलिए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी डिवाइडेड है। उनमें डिवाइडेड है, उनके सौतेले भाई में डिवाइडेड है, उनके पिता में डिवाइडेड है, उनके चाचा में डिवाइडेड है। और उसके बाद के अंदर वेयर इज द डिलीवरी कहां है उनकी? यानी जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, डिलीवरी तो आपको मालूम पड़ेगा जब 2019 स्टूडियो से 2 किलोमीटर के दायरे में सब मालूम पड़ेगा आपको। डिलीवरी जब 2019 से 2 किलोमीटर पे दलितों के लिए बनाया हुआ बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे ये है, गार्डन है, बहुत ही सुंदर बना है। जो प्रेरणा स्थान है बहुत ही सुंदर है, उसके कारण हमको सबको प्रेरणा भी मिलती है।
लेकिन जब बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ में आपको प्रेरणा लेने अगर वहाँ पे मायावती जी की अगर मूर्ति देखते हैं ना, हमारे मन में आता है कि क्या मायावती जी अपने अगर आप प्रेरणा लेके आए होते तो आप कुछ और बोल रहे होते। अगर मायावती जी का पुतला वहां लगता है तो ऐसा लगता है कई दलित भाइयों को दुख होता है कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में उनका भी पुतला खड़ा कर दिया। गलत क्या डिस्प्यूट जो है ना, नहीं गलत क्या कार्यकर्ता मन में अगर उन्होंने अपना पुतला खड़ा किया तो गलत क्या? नहीं मब्बा जी बताइए, गलत लगता है आपको ये? दीपक भाई देखो, इनको तो सब चीजें गलत लगती हैं। अब फिर ये दोबारा से डीएनए पे आ गए। इन्होंने बिहारियों का डीएनए भी लिया था एक बार और उस डीएनए का नतीजा भी इनको मिला था। आज फिर ये 2019 में डीएनए पे आ गए। इनका डीएनए क्या है? जब पीडीपी के साथ ये जाके गठबंधन करते हैं, अपने डीएनए के बारे में नहीं सोचते आप लोग कि आपका डीएनए क्या है? हमारा डीएनए बड़ा स्पष्ट है, आतंकवादी बताते थे, सबका साथ है, सबका विधान, सबका साथ लेके जाते हैं। हमारा आज तक का इतिहास है कि हमने किसी को भी धोखा नहीं दिया। इतिहास जनता ने देख लिया आपका इतिहास। आप बताइए ना, मायावती जी ने कितने लोगों के साथ में जो समर्थन कर निकाल दिया, समाजवादी जी निकाल दिया। विनीत जी नहीं भाई, इनको एक गाना सुना देता हूँ मैं। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। वो गाना लोग गा रहे हैं राम मंदिर के लिए, आपके राम मंदिर के लिए हमने पहले से कहा है कि हम न्यायालय के दायरे में रहेंगे। देखिए ये गलत बात हो जाएगी। अगर न्यायालय का प्रक्रिया अगर डिले होता है तो हमारा उसमें कोई दोष नहीं है। अगर हमने कल न्यायालय को छोड़ के हमने कहा कि हम मैनिफेस्टो में लेके आए क्योंकि हमारा एजेंडा है, जैसे न्यायालय प्रक्रिया पूरा हम तुरंत करेंगे। हमारा कमिटमेंट राम मंदिर से पूरा है और पूरा करेंगे, जबकि न्यायालय के दायरे में करते हुए रहेंगे। हमने हर बार कहा है कि इसको हम लीगली करेंगे। बताते हैं बिल्कुल नहीं। आप बता दें, आप भगवान राम के अवतार में आप मोदी को दिखाना। देखिए ऐसा है, ये बताइए भगवानों के साथ दलित की बेटी कहलाने वाली मायावती जी की अगर आपने धनराशि देखी, क्या बात है। मतलब देखिए साइकिल पे चलते चलते मायावती जी जो है आज की तारीख में कितने हजार करोड़ रुपए की मालकिन बन गई। आपको मिला उसके कारण नहीं, मैं बता दूं, उनसे चंदा लिया। दलित कार्यकर्ता जिनके 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, उनके मन में तो दुख हुआ है ना। दुख नहीं होता है। एलिनेशन देखिए, मुलायम सिंह जी अपने बारे में बात नहीं। अगर आपने एसपी देखा तो किसके पास टिकट है? मुलायम सिंह जी के भाई के पास टिकट है, उनके भतीजे के पास टिकट है, उनके बेटे के पास टिकट है। और समाजवादी पार्टी में केवल मुलायम के परिवार को मिलता है, कार्यकर्ता को नहीं मिलता है। कहा हुआ है। ये मुझे बताइए कि अखिलेश और मायावती के परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है? बताइए एक भी आपका परिवारवाद तो मैं आपको गिनवा देता हूं। नाम गिरा। अच्छा विनीत जी, आज आपको नाम गिराता हूँ। अनुराग ठाकुर जी, दुष्यंत जी के भाई है क्या? नहीं मैं तो आपको मोदी जी के भतीजे। हमारा लीडर कौन है? परिवारवाद नहीं आपकी पार्टी। अरे आप ये देखिए मोदी जी हाँ, उनका लीडर कौन है? उनके सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? एक परिवार से 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ चुका है आज तक, कोई दूसरा नहीं मिला उनको। क्या देश का कानून उनको ये करने से रोकता है क्या? और देश का कानून ये करने से उनको रोकता है? देश का कानून नहीं रोकता, लेकिन कार्यकर्ता के मन में तो दुख होता है। उनको तो लगता है मोदी जी का कोई भाई है क्या? मोदी जी का कोई बहन यहाँ पे है, या मैं मोदी जी का सगा? आप बताइए बहन जी का कौन सा भाई है, कौन सा बहन है, कौन सा भतीजा है? आप बात कर रहे हो किस तरीके की बात कर रहे हो? आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो तो आपको एग्जाम्पल भी दूसरों का भी कौन है भाई? उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम बताइए। उनका बेटा आएगा, बहू आएगी, उनका भतीजा आएगा, सोतेला बेटा आएगा, फला आएगा, डिकना आएगा। अब ये बताइए सारे लोग अगर वहां पे आएंगे तो कार्यकर्ता कहां जाएंगे? ये अलायंस कोई ऊपर 2 लोगों से नहीं होता है, अलायंस होता कार्यकर्ता से। और अच्छा बीएसपी का आप जीन्स देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन हराते हैं? कांग्रेस हराती है। उनके सामने कैंडिडेट कौन देती है? कांग्रेस देती है 1952 में, और उसी कांग्रेस को समर्थन देते हैं। आप देखिए लोग बातों को याद रखते हैं। कंफ्यूज हो गए, इतने कंफ्यूज हो गए, इनके पास बहुत सिंपल बताऊंगा की बात घूम रहे। ठीक है तुरंत बता दो, आपने पिछली बात देखी न्यूक्लियर डील की बात नहीं देखी। ठीक है मुलायम सिंह जी की न्यूक्लियर डील की बात देखी। न्यूक्लियर डील के अंदर उन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? मौका देते हैं। अच्छा छोड़िए, दीपक जी तो उनकी काउंटर, विनीत जी का काउंटर, विनीत जी का काउंटर। मैं बताना चाहता हूँ दीपक भाई आपको, ये देखिए डीएनए की बात करते हैं। बिहार में इनका नीतीश कुमार के साथ तलाक होता है, फिर जाके गले जुम्मा 4 दिन में लग जाते। डीएनए की किसकी बात करते हो? राजनीति है। मैं हुई है वहाँ पे, क्या डिलीवरी हुई है? आप आइए बिहार में। मैं भागलपुर में था, वहाँ पे देखिए किस तरह से विकास हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, 0 माइल में पहुंचने के लिए 8 घंटा लगते थे। बिहार हाई कोर्ट के जज ने अभी बोला कि मैं 4 किलोमीटर की यात्रा कार से 1 घंटे में किया है। उन्होंने अपने संज्ञान से लिया कि यहाँ की सड़कों की क्या हालत है। ये तो आपने पोस्टर पे बॉय की राजनीति किया है, मोदी जी का पोस्टर बॉय है। इतिहास एक सेकंड मैं आपको एक चीज नहीं, अब मुझे मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। आपका जो डीएनए है, आपका जो डीएनए भारत के अंदर पे टिका हुआ है, नदियों का खत्म किया था। यूपी और बिहार किससे जाना चाहती है? गंगा से जाना चाहती है।
आज वहां पे इंटरनल वाटरवेज यानी जो नदियों का यातायात है, पहला कंटेनर क्या है? क्या वहां पे रोजगार नहीं मिलेगा? रोजगार किसको मिलेगा? महिला को मिलेगा, नदी में काम करने वाले लोगों को मिलेगा। मुलायम सिंह जी वहां पे मुख्यमंत्री थे, ज्यादा नौकरियां किसको मिलेगी? वाटरवे शुरू हुए तो उसमें मल्लाह को रोजगार मिलेगा कि एक स्पेशलाइज्ड स्टीमर चलाने वाले को मिलेगा? नदी बढ़ गए थे, नदी इतने से मिल बढ़ गई थी कि नदी के अंदर साधारण आवाजाही भी नहीं होती थी। आज अगर आप भागलपुर में गए तो डॉल्फिन देखने के लिए कम से कम 200 बोट्स लग गई है। और ये मेरी बात को मानिए, 202 लोग जब डॉल्फिन देखने जाते हैं उनका पेट भरता है, और वहां पे खड़ा हुआ मल्लाह कहता है कि यस ये मोदी जी के कारण हुआ है। और इसका जो फल है ना, इसका जो फल वो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को लीजिटमेटली लेना, एनडीए को लीजिटमेटली लेना बनता है। और दूसरी तरफ आप देखिए, अब ये ना बोलना गंगा नदी में डॉल्फिन भी हमने डाली है। ये तो बात नहीं है, लेकिन गंगा नदी के ऊपर सफाई का जो काम हुआ है वो तो केवल हमने। ब्रेक में जाने से पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। तो हमारी खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। 12 बजे अखिलेश और मायावती गठबंधन का ऐलान कर देंगे और इसी पर हमारी बड़ी कवरेज जारी है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इसका क्या असर पड़ेगा यूपी की राजनीति में, देश की राजनीति में, और जिस तरह से गेम चेंजर 10% गरीब सवर्ण आरक्षण के लिए बिल आया है, ठीक उसी तरह का गेम चेंजर ये अलायंस होगा क्या? अनुज जी, क्या ये अलायंस गेम चेंजर होगा? दीपक जी देखिए, जिस दिन से मायावती और अखिलेश यादव ने साथ आने की घोषणा की है, लगभग साल भर हो चुका है, और उसी समय से ये मान के चला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को भारी नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। बीजेपी के नेता ये सोचते हैं चलो अच्छा हुआ इन्होंने बहुत पहले अपना इंटेंशन दिखा दिया, जिसके कारण उनको तैयारी करने का मौका मिल गया। यदि अब आकर के पहली बार वो मिल रहे होते ये दोनों, तो शायद बीजेपी को संभलने का मौका नहीं मिलता। आपके स्क्रीन पे भी दिखा रहे थे कि पिछले लोकसभा चुनाव के स्टैटिक आंकड़ों को यदि जोड़ के देखते हैं तो दोनों गठबंधनों में बहुत कड़ी टक्कर नजर आती है। मैंने 25-25 सीटें दोनों भी जीत ले रहे हो, लेकिन बीच की 20 सीटें ऐसी होंगी जिस 25 सीटें जिनमें फिर बहुत कड़ी टक्कर होने वाली होगी। और केमिस्ट्री इन दोनों के मिलने से केमिस्ट्री बदलेगी या आंकड़े वैसे के वैसे स्थिर रहेंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अमित शाह जी ने जो बार बार कहा है कि बीजेपी अब वहां 50% वोटों के लिए संघर्ष करेगी, यदि वो योजना उनकी कामयाब हो गई तो शायद लॉस बहुत कम होगा, अन्यथा बड़े लॉस के लिए तो उनको तैयार रहना होगा। और देखिए, मोदी सरकार की कुछ योजनाएं यदि उनके लाभार्थियों के वोट वो ले पाते हैं, मसलन पिछले एक साल में 75 लाख परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, उनमें लगभग 2.25 करोड़ वोट होंगे। 2 साल के 2.5 साल के अंदर 99 लाख गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जिनमें से 55 लाख विधानसभा चुनाव के पहले दिए गए थे और 44-45 लाख उसके बाद दिए गए हैं। इस तरह की और भी योजनाएं हैं, तो यदि लाभार्थियों का लाभ बीजेपी ले पाई तो शायद जीत पाएगी। लेकिन अनुज जी, आपको नहीं लगता जिसको हम लाभार्थी कह रहे हैं या लाभार्थी के ब्रैकेट में रख रहे हैं, मैंने कई सारी ऐसी रिपोर्ट देखी है कि जितना करप्शन हुआ है या जितना घोटालेबाजी हुई है सबसे ज्यादा यूपी में है, चाहे वो स्वच्छता भारत के नाम पर शौचालय बनाने के नाम पर हो, चाहे आप जो बोल रहे हैं ना कि गैस कनेक्शन बांटने के नाम पर हो। इस तरह की कई सारी नेगेटिव फीडबैक भी गांवों पे, कस्बों में, शहरों में अभी है, तो उसको दूर करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगा। ये बात बीजेपी के दिमाग में मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले आ गई थी, इसीलिए ये 26 जनवरी को जब कमल ज्योति पूरे देश भर में लाभार्थियों के बीच में मनाने जा रहे हैं, उसके पहले उन्होंने तैयारियां के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को उन लाभार्थियों के पास भेजा, और यदि कोई निगेटिव चीज है, कोई कमी रह गई, उसको दूर करने की कार्यकर्ताओं की मदद से उसको दूर कराने की कोशिश की है। कितने कामयाब हुए हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन प्रयास उस दिशा में 2-3 महीने पहले से शुरू किए गए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लाभार्थियों के वोट पूरे बीजेपी को नहीं मिल पाए, यूपी में मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, राजस्थान में भी नहीं मिल पाए। जी बिल्कुल, राजस्थान में भी नहीं मिल पाएगा। राजस्थान की देखा जाए तो भीमाशाह और आयुष्मान भारत योजना दोनों को कवर कर दिया जाए तो एक बड़ी फोर्स बनती है, उसमें उज्ज्वला भी जोड़ दिया जाए, उसमें जो बिजली देने वाली योजना है उसको भी जोड़ दिया जाए तो एक बड़ी फोर्स बनती है, लेकिन वो वोट में ट्रांसलेट नहीं हो पाई। बिल्कुल, वो इसीलिए मैंने कहा कि यदि बीजेपी ऐसा कर पाती है तो, ये क्वेश्चन मार्क के साथ मैंने लगाया हुआ है, मैंने ये कभी कहने की कोशिश नहीं की कि वो बिल्कुल उसको मिलने जा रहे हैं करके। तो यदि वो ट्रांसलेट कर पाते हैं, अब देखिए कहने की बात होगी कि ये जो लाभार्थी, इनमें दलित और मुस्लिमों की संख्या बहुत बड़ी होगी, जो बीजेपी को कितना वोट डालेंगे नहीं डालेंगे ये सभी को समझ में आता है। इसलिए
जमीन पर अगले 2 महीने में जिस तरह की हलचल दोनों गठबंधनों की तरफ से होगी, उसी पर बहुत अधिक निर्भर करेगा। ठीक है, गठबंधन तो बन गए हैं, दोनों के हाथ भी मिल गए, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल मिल पाएंगे क्या? इसी पर हम बात करेंगे। नईम अब्बास साहब जो कि बीएसपी लीडर हैं और आशुतोष वर्मा साहब जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं एसपी और बीएसपी के महागठबंधन की, जिसकी औपचारिक घोषणा अब से ठीक 1.5 घंटे बाद लखनऊ के होटल ताज में होने वाली है। सीधे चलते हैं आशुतोष वर्मा जी के पास, वो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, गठबंधन तो हो जाएगा, दोनों नेता हाथ भी मिला लेंगे, लेकिन क्या कार्यकर्ताओं के दिल मिल पाएंगे जिन्होंने 25 साल से एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष किया है सड़कों पर? दीपक जी, आपने बिल्कुल सही बात उठाई और मैं कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात सुन रहा था और अभी यहाँ के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, जो बता रहे थे कि हमारे और मोदी जी के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, केमिस्ट्री और अर्थमेटिक्स अपने पास रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कांशीराम और लोहिया जी की बायोलॉजी बहुत अच्छी है, ये भी समझिए। और जो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता डीएनए की बात कर रहे थे, अच्छा हुआ डीएनए की बात फिर उठा दी, इन्होंने इसके पहले भी उठाई थी और अपना डीएनए सही समझ पाए थे। तो हिंदुस्तान की जितने भी जगह इन्होंने गठबंधन किया है, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, एक तरफ आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के साथ हाथ मिलाते हैं जो उनको हराते हैं, देखी जिन्होंने उनकी बातों को काटी है, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं आप लोग। उसके साथ सुन मेरी बात, मैं आपकी बात बताइए ना, कांग्रेस ने तो भीमराव अम्बेडकर जी के सामने कैंडिडेट दिया, बिहार में आपने यहाँ पे उनके मध्य प्रदेश में सपोर्ट करते हैं। फिर उसके देखिए, मुझे तो एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि अखिलेश जी का खेल है नया। मैं आपको मध्य प्रदेश में सर एक बात बताता हूँ आपको, सुनिए मेरी बात। किसी ने मुझे अभी कहना व्हाट्सएप किया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मध्य प्रदेश में सपा बसपा एसपी और कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं था, बीएसपी और कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं था। अखिलेश नाराज है जिस तरह से सरकार बनी मध्य प्रदेश में, फिर भी आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, यूपी में उनके खिलाफ रहते हैं। एक तरफ भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करने वाले के साथ करते हैं, दूसरी तरफ भीमराव जी की बात करते हैं। एक अच्छा व्हाट्सएप किया है, अखिलेश का खेल नवा, खड़ी हुई है, सामने बुआ और पीछे हारने की बुआ। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अखिलेश जी सामने तो बुआ बुआ करेंगे और पीछे उनकी हारने की बुआ करेंगे? एरोगेंस है दीपक जी, ये कब खत्म होगा? आशुतोष जी आप खत्म कर लीजिए प्लीज। आशुतोष जी यहाँ पे जमीन पे लाने का काम करेगा। मैं यही बोल रहा हूँ दीपक जी, अगर आप पूरे देश में देखें जिस तरीके से दर बदर एक से एक पार्टियां हर दिन, अभी 2 दिन पहले असम गण परिषद भी चली गई, 16-17 पार्टियां छोड़ के चली गई और ये एरोगेंस इनका खत्म ही नहीं हो रहा है। ये चलिए मैं आपको आंकड़े की बात बताता हूँ। एसपी को 22.35 वोट मिले थे, बीएसपी को 19.77, दोनों मिला के सर 42.12 वोट मिलते हैं, और जबकि बीजेपी को उसी समय पे 42.63 वोट मिले थे। आपका कहना यह है कि अपना पूरा राजनीति में दो चढ़ने की बात कर रहे हैं, कैसी बात हो रही है? लड़ाई हो रही है, आप अधूरा आंकड़ा जोड़ रहे हैं। इसमें पीस पार्टी भी जोड़ी है, इसमें निषाद पार्टी भी जोड़ी है, इसमें अपना दल भी जोड़ी है, अपना दल भी जोड़ता है, आरएलडी सारा जोड़ने का, आरएलडी जोड़ने का, सारा जोड़ने का, सब जोड़ लीजिए। तो कितना है आरएलडी का? 0.86% है सर। और लालू जी का है इस समय जेल में। डाटा गलत है, 1 मिनट, जो नया डाटा है उसको जरा लगाया जाए और विनीत जी को बता दिया जाए वो गलत जगह से टीप कर रहे हैं, कॉपी करके ले आए। नहीं बिल्कुल, ये देखिए मैं ये इलेक्शन कमीशन की साइड से लिया हूँ। आपका जो डाटा है उसमें फंडामेंटल गलतियां है। दीपक जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे। आशुतोष जी घूम रहे हैं इधर उधर, मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या कार्यकर्ताओं के दिल मिल पाएंगे? सर देखिए, कार्यकर्ताओं के दिल कहाँ मिलेंगे? उनके परिवार के दिल नहीं मिले हुए। बेटा पिता के खिलाफ है, मामा के खिलाफ है, विनीत जी मिल रहे हैं तो अमर सिंह जी वहाँ पे नाराज है। कार्यकर्ता अपने नेताओं को फॉलो करते हैं कि हमारा लीडर हमें क्या रास्ता दिखा रहा है। और अखिलेश यादव, मायावती दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश की जनता को एक नया रास्ता पे ले जा रहे हैं। यानी कि मायावती जी समझा पाएगी कि वहाँ पे जो गेस्ट हाउस में कांड हुआ था, समझा पाएंगे कार्यकर्ता जो आपस में एफआईआर हो चुके हैं वो भी जाएंगे। गठबंधन होने से जो आपस में उन्होंने एफआईआर किया वो सुलझ जाएगा। दीपक क्या बात कर रहे हैं? सोना सज्जन 7 मिनट टूट जुड़े 100 बार। अगर आज वो टूटे, ना नेता है साहब, ना नीति है, ना नियत है, ना सबके सामने सारी बातें खुली हुई है। अगर नेता होता कोई इन दोनों में से तो अलग बात है, नीति होती तो बात है, ना नियत है।
ना ही कोई प्रोग्राम है। देयर इज नो मिनिमम प्रोग्राम सर। अरे बात पीपल आर एजुकेटेड। और 2019 के अंदर लोग पढ़े लिखे हैं। आप कोई दलित आदमी कोई पढ़ा लिखा नहीं है क्या? सुबह विनीत जी सुबह ग्लूकोन डी का इंजेक्शन लगा के आए हुए हैं। यही लग रहा है। मान लीजिए आप ग्लूकोन डी का इंजेक्शन। दूसरे की भी सुन लो, बार बार किसी चीज में ठीक रहा। एक बात बताता हूँ, एक जगह पे दीपक आप खत्म देखिए ना कैसे मेरी बात मैडम ना बताता हूँ। एक जगह राहुल जी से एंगेजमेंट, दूसरी जगह पे वो कहता है मैं KRS में जाके मिलूंगा, हम गठबंधन पाऊंगा। ऐसा कौन गड़बड़ है? जेडीयू में इन्होंने देखा कि जो पार्टी 2 सीट पे लोकसभा लड़ी, सामान्य आदमी हमारी बात सुनने को तैयार है। हम सामान्य आदमी की बात सुनते हैं। वहाँ भी कौन सा था? वहाँ हम गरीब की बात सुन लेते हैं, इसलिए हमने 6 करोड़ ना गैस कनेक्शन दिए। हमने गरीब आदमी के पास, इसलिए हमने 18,000 गाँव में बिजली दी। हमने हमारे बहनों के दलित बहनों के पास, इसलिए हमने ओपन एजुकेशन फ्री विलेज किया। आपने मुस्लिम बहनों के बात त्रिपल तलाक लेके आए। आप बताइए आपको त्रिपल तलाक के बाद क्या है? विनीत जी प्लीज नहीं जी 45 मिनट इनको बोलने दीजिए, बोलिए आप। नहीं, मेरा बड़ा सीधा सवाल है कि क्या कार्यकर्ताओं के दिल मिल पाएंगे इन हालात में? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 4 चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, जो उपचुनाव हुए। आपने देखा किसी कार्यकर्ता में किसी की जरा सी भी नोकझोंक हुई है? एक दूसरे को लड़ेगा भाई। अच्छा आप एक बात बताइए, ये चारों चुनाव आपको किस तरीके से हराया? आपके सीएम को हराया, आपके उप सीएम को हराया, और एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को भी हराया, जिन्होंने कैराना में आके जो है उद्घाटन किया फेरिफिल रोड का। ऐसा नहीं है, आप वही चीज को समझिए। जनता में आपके खिलाफ पूरी तरीके से आक्रोश है। समाजवादी पार्टी 2004 में 36 सीट, 2002 में 4 की बात कर रहे हो, 2014 में 5 सीट। अभी आप मुझे बताइए 2009 में तो हमारी लहर नहीं थी। 2009 में 36 सीट इस तरफ दिखाया। 2009 में हमारी थोड़ी लहर थी, तब आपके एक काम करिए ना, आप अपनी उत्तर प्रदेश की 2004 की सीट बता दीजिए, फिर ये कंपैरिजन कर लीजिएगा। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए 2009 के अंदर विनीत जी 2004 में आपकी कितनी सीट थी यूपी के अंदर मेंबर पार्लियामेंट की? बीजेपी। आप बता इतना बताइए ना, डिक्लाइनिंग समाजवादी पार्टी कैसे अपकमिंग होगा? अरे भाई आपकी पार्टी की क्या हालत थी ये तो सोच लीजिए। आपकी पार्टी की हालत 2004 और 2009 में क्या थी? अब आप हम बढ़ते गए। नहीं हम बढ़ते गए, वो नीचे आते गए। मध्य प्रदेश ये देखिए सीटें उसमें बहुत कम थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से डबल डिजिट बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए। तो सपा और बसपा को एक आना पड़ा है, और एक आकर के वो भाजपा को हम तो डूबे, की स्थिति तुम्हें भी ले डूबे। लेकिन मेरे समाजवादी पार्टी जो आज समय पूरी नीचे की कगार पर चली जा रही है, 36 से 23 से 5, वो अब बसपा को भी साथ में लेके। देखिए मेरे मन में सवाल दूसरा है, बहुजन समाज पार्टी इसके पहले 2 बार भाजपा के साथ आ चुकी है। इसकी क्या गारंटी है कि लोकसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस या किसी और के नेतृत्व की सरकार बन रही होगी तब बसपा फिर भाजपा के साथ नहीं मिलेगी? इसकी क्या गारंटी हो सकती है? और लोग इस बात को भूल चुके हैं कि मायावती ने गुजरात चुनाव के अंदर बाकायदा रैली करके नरेंद्र मोदी का प्रचार किया है। बाकायदा प्रचार किया उन्होंने नरेंद्र मोदी का रैली करके, और वो इकलौती चीफ मिनिस्टर थी जब गुजरात दंगे पीक पर थे। उस वक्त मोदी चुनाव लड़ रहे थे और मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। भूलिएगा मत, आप मत भूलिएगा नहीं अब्बास साहब। इन्होंने बोला कि हम तो डूबे, इनको समाजवादी जी को बता दें भाई, उन्होंने एक बार तो सपोर्ट किया, जहां पर वीपी सिंह जी को, फिर वीपी सिंह जी को उतारा, चंद्रशेखर जी का हमको धोखा दिया। अरे धोखा देना एक अगर उनका स्वभाव बन गया है तो आपने धोखा नहीं दिया बिहार में? बेटा पिता में दोनों में क्या बनती है? सर आप बताइए, रस्तों के बाद झगड़े आए, ये क्या तरीका होता है नेताओं का? अरे सर आपने भूल गए हैं क्या? आज आपको रिजल्ट देना, आप रिजल्ट बात करिए। मुझे नहीं जी, मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस को लेने में आपको क्या दिक्कत थी? देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ दीपक जी, जब चुनाव हुआ, अभी आपने देखा मध्य प्रदेश का हुआ, राजस्थान का हुआ, छत्तीसगढ़ का हुआ, और भी चुनाव हुए। आपने गुजरात की बात करी, गुजरात का भी चुनाव हुआ। गुजरात में भी हमने कोशिश करी थी कि कांग्रेस के साथ जाके अलायंस करें। हम मध्य प्रदेश में भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां कांग्रेस ने कहा कि हम अपने दम पे वहां पे जीत ले आएंगे। अगर वहां पे अलायंस हो जाता, खड़ा नहीं किया। अरे सुन लीजिए यार, मैं बता रहा हूं कि अगर वहां पे अलायंस हो जाता, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अलायंस हो जाता, तो आज जो बीजेपी की बची कुछ सीटें थी वो 50 और 40-50 में ही सिमट जाती। अगर कांग्रेस को लगता है इस बात को लेकर कि हाँ वो सीरियस थी कि बीजेपी को हमें सफाया करना है, तो वहां से शुरुआत करनी थी, वो वहां से चूक कर गए। आज अगर यूपी में हम सक्षम हैं अपने अलायंस के साथ में, जो हमारा समाजवादी और बीएसपी के साथ है, तो हमें लगता है कि हम बीजेपी को यहां से खदेड़ देंगे, सफाया कर देंगे। आशुतोष वर्मा जी के पास चलते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आशुतोष वर्मा जी, 25 साल से आप लोग सड़क पर एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। लड़ाई जो है वो बहुत कटु है, बहुत कड़वी है।
आपके काडर समझ जाएगा, ऐसा कैसे क्यों लगता है आपको? नहीं, देखिए दीपक जी, ऐसा मुझे इसलिए लगता है और हमको इसलिए लगता है कि समाजवादी पार्टी में आपने जो मूल चूल परिवर्तन देखा है और जिस तरीके से हमने पिछले 1 साल में अपने दोनों कैडरों को साथ में लेके सारी लोकसभा सीटें, चाहे मुख्यमंत्री हो, साझा लड़के और बड़े मंत्र से इनको हराया है। हमें इस पे विश्वास है कि हम इसके लेके आगे चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को दहाई तो बहुत बड़ी चीज है। मुझे लगता है कि साइकिल के टायर सर आप अपनी बात करिए। देखिए वो कह रहे हैं बिल्कुल एक तरीके से सबसे ज्यादा प्रचार हमारा ये लोग कर रहे हैं और हमें इस मामले में बड़ी खुशी है कि आज ये थकते नहीं है, बहन जी का नाम लेते हैं, बार बार बहन जी का नाम लेते हैं। साइकिल पे बैठेगा। आपने जम्मू कश्मीर में क्या किया? हाथी के ऊपर साइकिल चल रही है सर, यहाँ पे साइकिल पे हाथी नहीं बैठ रहा है, साइकिल पे हाथी करते हो, नागालैंड में करते हो, कहाँ नहीं करते हो? उसका साथ ठीक नहीं। सत्ता लालच तो आपसे आप बड़ा हुआ है। बात करिए सबका विकास नहीं कर पाए, 2 नाराज चल रहे हैं आपसे, बहुत नाराज चल रहे हैं। 52,381 करोड़ रुपया ऐसी डेवलपमेंट फंड किधर है? फॉलो कर रहे हैं। मुझे दुख क्या होता है पता है? यूपी के अंदर पूर्वांचल में अगर आप जाएंगे तो गरीब बहनों को आज तक गैस बहुत वक्त मिलेगा आपको मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करने के लिए, लेकिन आज का मुद्दा है सपा और बसपा का गठबंधन। इसका सटीक विश्लेषण करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत हाजिर होते हैं। तो आइए सीधे आपको लिए चलते हैं रामलीला मैदान, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनके साथ अमित शाह दिखाई दे रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको संबोधित करेंगे। विहंगम दृश्य, टेंट लगाए गए हैं और कुर्सियां रखी गई हैं और पूरे देश भर से भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। अनुज जी, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आप क्या उम्मीद करते हैं? पीएम आज एसपी और बीएसपी ने जो गठबंधन किया उसके बारे में बोलेंगे, क्योंकि उसके आसपास ही प्रधानमंत्री को अपना भाषण देना है। दीपक जी, मेरे ख्याल से 12:30 बजे का समय नियत किया गया था प्रधानमंत्री जी के लिए, लेकिन हो सकता है कि पहले के वक्ताओं के कारण थोड़ा लेट हो जाए। स्वाभाविक है कि यदि उस समय तक गठबंधन की घोषणा हो जाती है तो उस पर बोलेंगे ही बोलेंगे, और यदि नहीं भी होती है तो जैसा कि कल अमित शाह जी ने भी जिक्र किया था, प्रधानमंत्री भी चूंकि उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक सांसद भाजपा के पास है और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सांसद हैं। इस कारण से लोकसभा चुनाव के पहले के इस सम्मेलन में वो उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा न करें, ये संभव लगता नहीं है मुझे। कार्यकर्ताओं में वो ये जोश भरने की जरूर कोशिश करना चाहेंगे कि भाई उनका गठबंधन हो जाए, उसके बाद भी हम लोग उनको रौंद लेंगे, लेकिन कैसे कर पाएंगे ये कठिन काम होगा। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब गठबंधन घोषित हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद बोलते हैं तो वो इस गठबंधन के बारे में कैसे और क्या टिप्पणी करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करेगा कि बीजेपी की आगे की रणनीति इस गठबंधन को लेकर क्या होने वाली है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अब से ठीक 1 घंटे बाद लखनऊ की होटल तौज में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो इस चुनाव के लिए डिफाइनिंग मूवमेंट कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश ही वो राज्य था जिसके चलते 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत पाया, और उत्तर प्रदेश ही वही राज्य क्या होगा जो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत पाने के रास्ते में एक रोड़ा बन के खड़ा होगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ आशुतोष वर्मा जी है, समाजवादी पार्टी के लीडर, दीपक झा जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अनुज गुप्ता साहब है, वरिष्ठ पत्रकार, और नईम अब्बास साहब है, बीएसपी के लीडर। अनुज जी, आपको लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश ही वो राज्य होगा जो मोदी के अश्वमेध यज्ञ को रोकेगा इस गठबंधन के बाद? दीपक जी, उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा और मेरा शक है कि शायद महाराष्ट्र दूसरा राज्य हो। देश के ये 2 सबसे बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें और महाराष्ट्र में 48 सीटें, ये दोनों राज्य इस समय भाजपा की रणनीति के मुताबिक चलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कारण सपा और बसपा के बीच जब गठबंधन होता है तो एक बहुत कड़ी टक्कर भाजपा को मिलनी शुरू होती है, और यदि 5 साल पहले भी ये गठबंधन हुआ होता तो जो आपने कहा कि 71 सीटों के सहारे जो भाजपा ने 282 का आंकड़ा 30 साल के बाद लोकसभा में किसी एक पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, वो प्राप्त नहीं कर पाई होती।
इसलिए ऐसा लगता है कि 240 पार कर पाने में रोकने में महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश सक्षम है, और यदि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन नहीं होता है तो शायद फिर 225 क्रॉस करने में भी उनको इन राज्यों से ही दिक्कत आएगी। बाकी और राज्यों में नुकसान होगा वो अलग बात है। अनुज जी, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि इस बार जैसे 2014 में था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहां पर बम्पर सफलता मिली थी, लेकिन बीजेपी को ऐसी सफलता मिल जाए कम से कम आज के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं दिखाई पड़ता। यही मैंने कहा कि 225 से और नीचे बाकी और राज्यों के कारण वो आ सकती है। इसलिए देखिए, विधानसभा चुनाव में जो अभी मतदान हुआ है वही लोकसभा चुनाव का मतदान होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता। दोनों में बहुत अंतर होता है और संभव है कि भाजपा फिर से वैसा ही कर पाने की कोशिश, लेकिन एक नैरेटिव जो बन रहा है, बिल्कुल, एक प्रस्तावना जो बन रहा है, बिल्कुल एक बात जो बन रही है, उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वो 200 के आसपास भी बीजेपी पहुंच जाए तो बहुत हैरानी नहीं होगी। कांग्रेस के रणनीतिकार राहुल गांधी जी ने जब सेंट्रल हॉल में पहली बार इस तरह का जिक्र लोगों से किया तो वो था कि 180 के आसपास वो भाजपा को हर हालत में रोकना चाहते हैं और रोक लेंगे, ऐसा उनका दावा था। और वो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये गपशप में उन्होंने कहा वो 220 ही भाजपा नहीं पार करेगी तो मोदी साहब नहीं बनेंगे, 180 पे तो फिर बीजेपी का कोई नहीं बनेगा। बीजेपी का कोई नहीं बनेगा, लेकिन अभी हम सिर्फ अटकलें लगा रहे हैं या विश्लेषण कर रहे हैं। अटकलें भी नहीं, विश्लेषण ज्यादा सही शब्द होगा। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इस गठबंधन से बहुत निराश होने की जरूरत थी? क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था 7-8 सीट मिलेंगी, एक नेशनल लेवल पर अलायंस होगा और उनकी लीडरशिप में एक जो दूसरी ध्रुव है, एक धुरी हो गई एनडीए जिसके चारों तरफ लोग घूमते हैं, दूसरी धुरी हो गई कांग्रेस जिसके चारों तरफ लोग घूमेंगे, लेकिन एसपी बीएसपी ने अपना अलायंस करके कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आपकी बात को मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ, नहीं यार, इसी तरीके से बोलिए ना, दिक्कत क्या है इसमें? ये तो सच है, ये हकीकत है। ठीक है, आपकी बात सच है, मान लिया मैंने। ठीक है, बीएसपी और एसपी अगर स्ट्रांग है तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। बौखलाहट और जो दिक्कत है वो तो भाजपा वालों को है, क्योंकि कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाने जा रही सपा और बसपा। हो सकता है पोस्ट ऑफ कांग्रेस के बाद बचेगा ही क्या जब सपा बसपा अलायंस कर लेगी? तो क्या बचेगा कांग्रेस का, मुझे ये बता दीजिए, कितने %? 6 से 7% वोट शेयर। दीपक जी, अमेठी और रायबरेली में भी सपा तो देखिए रायबरेली में 1999 से अपना उम्मीदवार नहीं दे रही है और 2009 से उसने अमेठी में भी देना बंद कर दिया। यदि इन दोनों जगह पर सपा बसपा गठबंधन का उम्मीदवार भी हो तो फिर बहुत अजीब स्थिति वहां बन जाएगी। कांग्रेस और कोई अनुज दीपक, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। सीधे चल रहे हैं रामलीला मैदान, जहां पर इस वक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी बात कर रहे हैं। चल गया कि हम हिंदुस्तान को हरा नहीं सकते, इसलिए आतंकवाद को और आतंकवादियों को हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट करो और हिंदुस्तान की कानून और व्यवस्था को समाप्त करो, हिंदुस्तान को धार्मिक